बिजनेस की दुनिया में जब किसी कंपनी का रेवेन्यू अचानक मतलब एक ही साल में सीधा 50% तक गिर जाए। जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। बिल्कुल। और जो कंपनी कल तक करोड़ों के मुनाफे में थी वो सीधे नेगेटिव मार्जिन और घाटे में चली जाए तो आमतौर पर मार्केट मान लेता है कि बस खेल खत्म। एकदम सही। लोग उसकी ओबिचुअरी या कह लें कि शोक संदेश लिखने लगते हैं। हाँ। लेकिन फ्रॉग इनोवेशंस लिमिटेड, जिसे हम पहले फ्रॉग सेलसेट कहते थे, उन्होंने कोई शोक संदेश नहीं लिखा, बल्कि इसके बजाय ना उन्होंने एक ऐसा प्लेबुक तैयार किया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2028 तक उनका रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। और वो भी 75 करोड़ से ज्यादा के एबिटेडा के साथ। हाँ, मतलब जब कोई कंपनी आईसीयू में हो और वो सीधे मैराथन जीतने की बात करे तो सवाल उठना तो लाजमी है ना। बिल्कुल लाजमी है। तो आज हमारे पास इसी कंपनी की मई 2026 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स कॉल की विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट और विश्लेषकों की ताज़ा रिपोर्ट मौजूद है। और इस गहन चर्चा का हमारा मिशन ठीक यही समझना है कि एक पारंपरिक टेलीकॉम हार्डवेयर कंपनी आखिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ये एआई जैसी हाईटेक दुनिया में अपना अस्तित्व तलाश रही है। ये बहुत ही दिलचस्प ट्रांसफॉर्मेशन है, सच बताऊं तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कहानी केवल एक रेवेन्यू जंप की नहीं लग रही है मुझे, बल्कि एक पूरे कॉर्पोरेट रिस्क प्रोफाइल के बदलने की है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम वित्तीय वर्ष 2026 के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो सतह पर जो तस्वीर दिख रही है और अंदर की जो वास्तविकता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो कैसे? देखिए, रिपोर्ट के अनुसार FY 26 में कंपनी का रेवेन्यू तो आधा रह ही गया, साथ ही PAT मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जो सीधे तौर पर कंपनी के हाथ में बचने वाला शुद्ध मुनाफा है, वो FY 25 के 23.6 करोड़ रुपए से लुढ़क कर FY 26 में -1.6 करोड़ रुपए हो गया। बाप रे, सीधे मुनाफे से माइनस में। हाँ, और इसके साथ ही जो एबिटडा मार्जिन था वो 16.1% से गिरकर -1.5% पर आ गया। और एबिटडा तो किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल सेहत का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ना। बिल्कुल। जब वही नेगेटिव हो जाए तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने रोजमर्रा के खर्चे भी ऑपरेशन से नहीं निकाल पा रही है। लेकिन इस क्रैश को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि उनका पुराना बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता था और वो फेल क्यों हुआ। सही कहा। और जो अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, उससे ये साफ पता चलता है कि ये गिरावट मुख्य रूप से टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा अपने कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय में की गई भारी कमी के कारण आई है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। और साथ ही नवी मुंबई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े डैश प्रोजेक्ट्स में भी देरी हुई। मतलब डैश यानी वो तकनीक जो सुनिश्चित करती है कि एयरपोर्ट के बेसमेंट में या टर्मिनल के अंदर भी मोबाइल नेटवर्क एकदम फुल रहे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड एंटेना सिस्टम्स। बिल्कुल। इसे समझने के लिए ना मैं एक एनालॉजी देता हूँ। आप समझिए कि टेलीकॉम कंपनियों का जो कैपेक्स है वो कोई लगातार बहने वाली नदी नहीं है, ये एक बड़े नल की तरह है, एक फॉसेट की तरह। हाँ। जब टेलीकॉम ऑपरेटर 4G या 5G का विस्तार करते हैं तो वो ये नल पूरी तरह खोल लेते हैं और फ्रॉग इनोवेशन जैसी कंपनियों के पास पैसा बरसने लगता है। लेकिन जैसी अपग्रेड का काम पूरा होता है वो नल अचानक और पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और फ्रॉग इनोवेशंस इसी नल के एकदम नीचे खड़ी थी। बिल्कुल। और जब पानी आना बंद हुआ तो उनके पास रेवेन्यू का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। ये सिंगल सेक्टर रिस्क का एकदम क्लासिक उदाहरण है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े क्रैश और नेगेटिव मार्जिन के बावजूद ना, मार्केट एनालिस्ट ने इस कंपनी को 10 में से 6.8 की रेटिंग दी है। यही तो मतलब कोई भी आम निवेशक तो यही सोचेगा कि इतने घाटे में चल रही कंपनी को इतनी मजबूत रेटिंग क्यों मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि विश्लेषक इसे एक साधारण वित्तीय संकट नहीं मान रहे हैं, वो FY 26 को एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन ईयर कह रहे हैं, यानी रणनीतिक बदलाव का साल। अच्छा। 6.8 की रेटिंग इस बात का सबूत है कि एनालिस्ट को कंपनी की भविष्य की रिकवरी और नए प्रोडक्ट पाइपलाइन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। उस सिंगल सेक्टर रिस्क या आपके उस कैपेक्स वाले नल पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कंपनी को खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ा। लेकिन देखिए, यहीं पर मुझे बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जब कंपनी पहले से ही FY 26 में इतने घाटे में है, उनके बैंक बैलेंस पर दबाव हैं, तो ऐसे संकट के समय में उन्होंने जो समाधान निकाला वो मुझे बहुत जोखिम भरा लगता है। अब EMS की बात करें ना। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कदम रखा है।
उन्होंने नई SMT मतलब सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन लाइंस लगाई हैं। अब मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जब आप पहले ही नुकसान में हैं, तो नई फैक्ट्रियों और मशीनों पर करोड़ों रुपए खर्च करना क्या एक तरह का सुसाइड मिशन नहीं है? ये कदम उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? मैं समझ सकती हूँ, सतह से देखने पर ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जुआ लगता है। लेकिन अगर हम इन SMT लाइंस के पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना, हाँ, तो ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है। वो कैसे? रॉग इनोवेशन सिर्फ बड़े और भारी टेलीकॉम उपकरण बनाती थी। वही बड़े बड़े एंटीना और बॉक्स। हाँ, लेकिन अब इस नई SMT तकनीक के साथ वे SFP यानी नेटवर्क ट्रांसीवर, IP कैमरा, पावर एडेप्टर और वाईफाई राउटर जैसे छोटे, जटिल और हाई वॉल्यूम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। मतलब उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के दायरे से बाहर निकाल लिया है। बिल्कुल। लेकिन इसे स्केल कैसे किया जा रहा है? क्योंकि नई मशीनें लगाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको रातों रात ग्राहक मिल जाएंगे। स्रोतों में इस EMS रोलआउट का एक बड़ा स्पष्ट सीक्वेंस दिया गया है। सही कहा आपने। मैनेजमेंट ने इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तय किया है। वो सीधे बाजार में जाकर नए ग्राहकों से नहीं टकरा रहे हैं। उनका पायलट परीक्षण पूरा हो चुका है और काम एकदम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। अच्छा, तो पहला चरण क्या है? सबसे पहले इन नई SMT लाइनों का उपयोग वो अपने खुद के इन हाउस उत्पादों के लिए कर रहे हैं। मतलब उनके जो खुद के डैश उपकरण, नेटवर्क रिपीटर और CCTV कैमरे हैं, वो अब बाहर से नहीं आएंगे, बल्कि इसी नई फैक्ट्री में बनेंगे। ओह, तो इससे उनकी अपनी उत्पादन लागत कम हो जाएगी। एकदम सही। बाहरी वेंडर्स पर निर्भरता कम होगी और मार्जिन बचेगा। और जब इन हाउस प्रोडक्शन से मशीनें अपनी लागत निकालने लगेंगी, उसके बाद जो अतिरिक्त क्षमता बचेगी, उसका उपयोग थर्ड पार्टी ग्राहकों के लिए किया जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां से आवृत्ति यानी रेकरिंग रेवेन्यू का जन्म होता है। मतलब जब वे दूसरे उद्योगों के लिए वाईफाई राउटर या पावर अडेप्टर बनाएंगे, तो उनका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। FY27 से यही EMS ऑपरेशंस टेलीकॉम कंपनियों के बजट से आजाद होकर एक स्केलेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएंगे। मतलब अगर कल को टेलीकॉम सेक्टर में फिर से मंदी आती भी है, तो उनके पास ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे एंटरप्राइज क्लाइंट्स का बैकअप रहेगा। हाँ, और ये डाइवर्सिफिकेशन ही वो मुख्य कारण है जिससे उनका भविष्य का कॉर्पोरेट रिस्क प्रोफाइल पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन देखिए, ये में सिर्फ हार्डवेयर है। हाँ। और हार्डवेयर में आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पर मार्जिन हमेशा दबाव में रहते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन वैसे भी टाइट ही रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर कंपनी को FY28 तक 500 करोड़ के रेवेन्यू और 75 करोड़ के एबिटा वाले उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो केवल हार्डवेयर से काम नहीं चलने वाला। और यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 500 करोड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें हार्डवेयर से आगे बढ़कर कुछ ऐसा चाहिए जो हाई मार्जिन हो, जो एक बार बने और बार बार बिके। और यहीं से एंट्री होती है AII की। AII, बिल्कुल। जब मैंने स्रोतों में इसके बारे में पढ़ा ना, तो मुझे लगा जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं। मतलब AII एक नेक्स्ट जेन AI वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो ये है कि ये पूरी तरह से हार्डवेयर एग्नोस्टिक है। मतलब ये किसी भी ब्रांड के पुराने या नए CCTV कैमरे के साथ काम कर सकता है। एकदम सही। अगर किसी फैक्ट्री में 100 पुराने कैमरे लगे हैं, तो उन्हें कैमरे उखाड़ पर फेंकने की जरूरत नहीं है। बस फ्रॉग का सॉफ्टवेयर जोड़ना है और वो स्मार्ट हो जाएंगे। और यही अप्रोच तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बॉटलनेक को तोड़ती है। ये कोई साधारण सर्वेलेंस नहीं है, ये जिसे हम स्मार्ट इंडस्ट्री सर्वेलेंस कहते हैं, वो है। इसके फीचर्स देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, मैंने लिस्ट देखी। ये प्लेटफॉर्म लाइव वीडियो फीड में आग और धुएं का पता लगा सकता है, परिधि घुसपैठ यानी पेरीमीटर इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकता है, कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कर सकता है, और ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि मजदूरों ने सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट, हेलमेट या जैकेट पहने हैं या नहीं। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR भी शामिल है। इसे अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे एक साधारण CCTV कैमरे के पीछे कोई इंसान बैठकर लगातार स्क्रीन नहीं घूर रहा, बल्कि उस कैमरे को एक ऐसा डिजिटल दिमाग दे दिया गया है जो हर एक पिक्सल को रियल टाइम में एनालाइज कर रहा है। वो पलक झपकते ही बता देगा कि प्लांट के किस कोने में धुआं उठ रहा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। लेकिन देखिए, कागजों पर ये वादे करना बहुत आसान है। स्रोतों में प्रबंधन ने कुछ बहुत ही कठोर तकनीकी माइलस्टोन्स तय किए हैं, जैसे सभी AI एजेंट्स में 95 से 98% की सटीकता बनाए रखना।
और लेटेंसी को 2 सेकंड से कम रखना। हाँ, इवेंट होने से लेकर अलर्ट मिलने तक का समय, जिसे लेटेंसी कहते हैं, उसे 2 सेकंड से कम रखना। और इस पूरे सिस्टम को एक साइट पर 10 कैमरों से लेकर वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक कैमरों तक स्केल करना। अब मेरा सवाल यह है कि इंजीनियरिंग के नजरिए से इस 98% सटीकता को रियल वर्ल्ड में बनाए रखना कितना मुश्किल है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। देखिए, लैब के एक कंट्रोल्ड किए गए माहौल में 98% सटीकता पाना एक बात है, लेकिन जो हमारी वास्तविक दुनिया है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, कभी भी मौसम बदल सकता है। बिल्कुल, फैक्ट्री के बाहर बारिश हो सकती है, घना कोहरा हो सकता है, रात के समय रोशनी कम हो सकती है या कैमरे के लेंस पर धूल हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में एआई अक्सर फॉल्स पॉजिटिव देने लगता है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जैसे किसी पेड़ की परछाई हिल रही हो और उसे घुसपैठिया मान ले? एकदम सही। तो इस 98% सटीकता को सस्टेन करने के लिए फ्रॉग इनोवेशंस को निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप लर्निंग मॉडल्स को लगातार ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। ये कोई एक बार का काम नहीं है। और शायद इसीलिए उन्होंने केवल क्लाउड पर निर्भर न रहकर एज डिप्लॉयमेंट का विकल्प भी दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर सारा का सारा वीडियो डेटा प्रोसेस होने के लिए इंटरनेट के जरिए किसी दूर सर्वर या क्लाउड पर जाएगा तो उसमें समय लगेगा। और मान लीजिए किसी केमिकल प्लांट में आग लगती है तो 10 सेकंड की देरी का मतलब तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। बिल्कुल। एज डिप्लॉयमेंट का मतलब ही यही है कि वीडियो का विश्लेषण वही साइट पर कैमरे के पास लगे एक छोटे सर्वर पर हो जाता है। इसी मजबूत तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत वो 2 सेकंड से कम की लेटेंसी का दावा कर रहे हैं। गजब। और जैसा हमने पहले बात की है, हार्डवेयर तो एक बार बिकता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हर साल रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करेगा। हाँ, ये सॉफ्टवेयर वर्टिकल कंपनी का सबसे अधिक मार्जिन वाला हिस्सा बनेगा और यही वो चीज है जो 500 करोड़ के लक्ष्य को मुनाफे से भर देगी। लेकिन एक मिनट रुक लिए, जब हम इन स्रोतों को आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कंपनी एक साथ कई दिशाओं में भागने की कोशिश कर रही है। आप डीसीआरए और डिफेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ईएमएस और एआई तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन वे कुछ नए क्षितिजों की ओर भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि डीसीआरए यानी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी। यह ट्राई द्वारा मान्यता प्राप्त एक सेवा है जो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कमर्शियल इमारत हो या रेजिडेंशियल, उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी को रेट करेगी। इसके अलावा वो रक्षा क्षेत्र के लिए भी मिटिगेशन फिल्टर्स बना रहे हैं जो संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में नेटवर्क को सुरक्षित रखेंगे। और 5G का विस्तार भी है। हाँ, 5G विस्तार के तहत गेट 5 बार्स नाम से इंडोर कनेक्टिविटी के क्षेत्रीय पायलट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जिन्हें अब नेशनल लेवल पर ले जाने की योजना है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर इस सबका क्या मतलब है? एक ही समय में ईएमएस, एआई सॉफ्टवेयर, डीसीआरए जैसी रेटिंग एजेंसी, डिफेंस इक्विपमेंट और 5G, एक साथ बहुत कुछ लग रहा है ना? हाँ, क्या ऐसा नहीं लगता कि जो कंपनी अभी अभी घाटे से उठी है वो एक साथ बहुत सारी नावों में पैर रखकर अपना फोकस खो रही है? इन सब में क्रोनोलॉजिकल प्रायोरिटी यानी सबसे पहली प्राथमिकता आखिर किसकी है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या ये विस्तार है या भटकाव। लेकिन अगर हम अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट की कमेंट्री का विश्लेषण करें ना, तो उनका जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है वो बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित दिखाई देता है। अच्छा। वो एक ही दिन में सब कुछ लॉन्च नहीं कर रहे हैं। उनकी क्रोनोलॉजिकल प्रायोरिटी बिल्कुल सेट है। सबसे पहली और तत्काल प्राथमिकता एआई और ईएमएस ही है। ओके। इनका कमर्शियल लॉन्च शुरू हो चुका है और यही वो इंजन है जो FY 27 में तुरंत रेवेन्यू और कैश फ्लो लेकर आएंगे। और ये डीसीआरए और 5G का रोल फिर इसके बाद आता है? सही। डीसीआरए और 5G डिप्लॉयमेंट अभी सिर्फ क्षेत्रीय स्तर से शुरू हो रहे हैं, पर डीसीआरए को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये असल में एक ट्रस्ट बिल्डिंग और लीड जनरेशन टूल है। लीड जनरेशन? वो कैसे? मान लीजिए कोई बड़ा बिल्डर एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस बनाता है। फ्रॉग इनोवेशंस की डीसीआरए सर्विस जाकर उस बिल्डिंग की कनेक्टिविटी ऑडिट करेगी। अगर वहां नेटवर्क डेड जोन्स है तो बिल्डिंग को रेटिंग कम मिलेगी। तो बिल्डर को तो रेटिंग सुधारनी होगी। बिल्कुल। इससे इंडस्ट्री में एक तो फ्रॉग का भरोसा स्थापित होगा और स्वाभाविक रूप से उस डेड जोन को ठीक करने के लिए बिल्डर उसी कंपनी के डैश और वाईफाई राउटर्स खरीदेगा। अरे वाह! और वो राउटर्स उनकी अपनी ईएमएस लाइन में बने होंगे? एकदम सही। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो नए ग्राहकों के साथ रिकरिंग रेवेन्यू का रास्ता खोलता है। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है।
मतलब आप ही ऑडिट कर रहे हैं, आप ही समस्या बता रहे हैं और आप ही उसका समाधान भी बेच रहे हैं। बहुत स्मार्ट। और वो डिफेंस प्रोजेक्ट्स को क्या स्टेटस है? जो रक्षा उत्पाद है जैसे कि मिटिगेशन फिल्टर्स, वो अभी पूरी तरह से ट्रायल और डेवलपमेंट फेज में है। सेना के साथ काम करने में समय तो लगता ही है। हाँ, वहाँ बहुत लंबी टेस्टिंग और अप्रूवल साइकिल्स होती हैं। इसलिए प्रबंधन ने इसे FY27 के तत्काल रेवेन्यू में नहीं जोड़ा है। वे इसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सीक्वेंस बहुत स्पष्ट है। आज के लिए AI और EMS, कल के लिए DCRA और 5G और परसों के लिए डिफेंस। बहुत क्लियर। इस सीक्वेंस को समझने के बाद अब हम उस सबसे बड़े दावे का विश्लेषण कर सकते हैं जिस पर विश्लेषकों ने 6.8 की रेटिंग दी है, यानी वो टर्न अराउंड केस और FY28 का विजन। वो 500 करोड़ वाला लक्ष्य। हाँ, 5,000 मिलियन रुपए, यानी 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लक्ष्य। अब जिस कंपनी का रेवेन्यू हाल ही में आधा होकर घाटे में बदल गया हो, उसका यह लक्ष्य कुछ लोगों को अवास्तविक या ख्याली पुलाव लग सकता है। लेकिन स्रोतों में एक बात और छिपी है जो हमने शुरू में मिस कर दी। वो लेगेसी बिजनेस वाली बात। बिल्कुल। उनका पुराना लेगेसी टेलीकॉम बिजनेस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। नवी मुंबई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े डैश प्रोजेक्ट्स जिनमें देरी हो रही थी, वे अब शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने एक नए लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर को भी अपने क्लाइंट बेस में जोड़ा है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो 500 करोड़ का ये लक्ष्य कोई हवाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय परिणाम है। मतलब मैथ्स काम कर रहा है इसके पीछे। बिल्कुल। विश्लेषकों का 6.8 का स्कोर इसी टर्न अराउंड केस की वैलिडेशन है। आप इसे 3 पिलर्स में बांटकर देखिए। पहला पिलर है उनका पुराना टेलीकॉम बिजनेस। जो कैपेक्स का नल बंद हो गया था, वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स और नए ऑपरेटर के जुड़ने से धीरे धीरे फिर खुल रहा है। तो ये उन्हें एक स्टेबल बेस देगा। हाँ, और दूसरा पिलर होगा EMS का डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। नई SMT लाइन से इन हाउस कॉस्ट की बचत होगी और थर्ड पार्टी ग्राहकों जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड से नया पैसा आएगा। जो टेलीकॉम सेक्टर वाले उस सिंगल रिस्क को खत्म कर देगा। एकदम सही। और तीसरा और सबसे मजबूत पिलर होगा AII। ये हाई मार्जिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS मॉडल है, जहां लाइसेंसिंग से हर महीने या हर साल आवर्ती रेवेन्यू आएगा। मतलब जब आप इन तीनों पिलर्स को एक साथ खड़ा करते हैं तो 500 करोड़ का रेवेन्यू और 75 करोड़ से अधिक का एबिटा एक तार्किक और अचीवेबल लक्ष्य लगने लगता है। बिल्कुल। इसी वजह से FY26 की गिरावट को एक अंत नहीं माना गया है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन माना जा रहा है। हाँ, तो मतलब ये पूरी केस स्टडी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक संकट किसी कंपनी को अपने पूरे अस्तित्व को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर कर सकता है। सच में ये काफी इंस्पायरिंग है। अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटे ना, तो सार यही है कि फ्रॉग इनोवेशंस अब सिर्फ एक टेलीकॉम हार्डवेयर कंपनी नहीं रह गई है। वो खुद को एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और AI सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स पावर हाउस में बदल रही है। उनके जो SMT लाइंस हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की नींव को टेलीकॉम से बाहर निकालकर मजबूत कर रहे हैं, जबकि AI, NVI और DCRA जैसी सेवाएं उन्हें भविष्य के स्मार्ट और कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर रही हैं। FY26 भले ही बैलेंस शीट के हिसाब से एक बुरा साल रहा हो, लेकिन रणनीतिक रूप से ये उनके पुनर्जन्म का साल साबित हो सकता है। इस विश्लेषण का निचोड़ यही है कि टर्न अराउंड सिर्फ लागत कम करने से नहीं होता, बल्कि वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने से होता है। बहुत सही बात कही आपने। फ्रॉग इनोवेशंस हार्डवेयर वेंडर की भूमिका से निकलकर एक टेक्नोलॉजी पार्टनर की भूमिका में आ रही है। अगर वे अपने क्रमिक रोल आउट, मतलब पहले EMS और AI, फिर DCRA और 5G और अंत में डिफेंस, इसको सटीकता से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म रिस्क प्रोफाइल हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। एकदम सही। और इस पूरी चर्चा, इन सारे दस्तावेजों और रणनीतियों को खंगालने के बाद एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। एक ऐसा एंगल जिस पर शायद अभी तक किसी विश्लेषक ने भी खुलकर बात नहीं की है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, स्रोतों में बताया गया है कि AI प्लेटफॉर्म का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक कैमरों तक स्केल करना है। जरा सोचिए, अगर यह सॉफ्टवेयर वाकई इतना शक्तिशाली है, अगर इसकी 98% सटीकता अलग अलग उद्योगों, मौसमों और देशों में सफल साबित हो जाती है, तो फिर? तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में फ्रॉग इनोवेशंस अपनी इस हार्डवेयर और EMS मैन्युफैक्चरिंग की पहचान को पूरी तरह से पीछे ही छोड़ दे? मतलब वो एक प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाए। बिल्कुल।
क्या ये संभव है कि आने वाले दशक में हम उन्हें एक टेलीकॉम या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक ग्लोबल एआई सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स दिग्गज के रूप में जाने? ये एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प विचार है ना? क्या ये 500 करोड़ का लक्ष्य किसी रिकवरी की मंजिल है, या फिर ये एक बहुत बड़े विशुद्ध तकनीकी साम्राज्य की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत मात्र है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपनी नजर रखनी चाहिए।